मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि ये पूरे हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना है ये एक नफरत का प्रोजेक्ट है और ये एक वायलेंट प्रोजेक्ट है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुश्मन तैयार किए जाएं और उन दुश्मनों को चेहरे भी दिए जाएं। वो जो दुश्मनों के चेहरे, उनमें से एक चेहरा हमारे सामने बैठा हुआ है। मैंने वो फिल्म नहीं देखा, मेरे पास फुर्सत नहीं है, बिल्कुल घटिया थर्ड रेट फिल्म्स देखने का वक्त नहीं है मेरे पास। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. So you'll find कि जब रोलिंग होता है मेरा और उनको 2 रुपए पर ट्वीट या 2 रुपए पर कमेंट मिलता होगा, जो भी है। महंगाई बढ़ गई है, 2.5-3 रुपए भी हो सकता है। अच्छा हो सकता है, मतलब उनको और आप ब्रेन वॉश कर रही हैं, मतलब आपका जो मिथक इन्होंने तैयार किया है वो ब्रेन वॉश कर रहा है स्टूडेंट्स को। आप ये सब नहीं करती है क्या? If you want to know her reality, see Kashmir Files. आपका कौन सा ऐसा असर है जिसकी ये काट करना चाहते हैं? वो डरते हैं सोचने वाले लोगों से। और देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। चलिए, हमने तो ये मान लिया कि इनकी देशभक्ति हमें पसंद है। आपकी देशभक्ति क्या है? मेरी देशभक्ति मैं कहूंगी कि मैंने B.R. अम्बेडकर से सीखा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि वाइप द टीयर फ्रॉम एवरी आई। हालांकि मैं गांधी भक्त उस तरह नहीं हूँ, मेरा क्रिटिक है गांधी का। गांधी जी से भी समस्या है? गांधी, हाँ बिल्कुल। कैसे लोग हैं आप लोग? आपको गांधी जी से भी समस्या है? नहीं, इनको तो सबसे ज्यादा तो मुझे आपको नहीं होगी समस्या। उनके कैंप में मुझे शामिल करना चाहिए उनको। मतलब आपकी देशभक्ति के लिए पाकिस्तान से नफरत जरूरी नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं गई हूँ, मैं पाकिस्तान भी गई हूँ। आप पाकिस्तान भी गई हैं, इससे बड़ा और क्या इंटरनेशनल एक्ट होगा जो आप करेंगे? लोग उमर खालिद की तो बात करते हैं कि उनका कोई ऐसी स्पीच नहीं थी, उन्होंने गांधी जी की शांति के बारे में बात की थी, गांधी जी के शांति के विचार के बारे में बात की थी। लेकिन शर्जील इमाम को लेकर मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ कि जो शर्जील का जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने चिकन नेक की जो बात की थी कि उसको काट देंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को, फिर हमें सबक सिखाएंगे, क्या आप उसको डिफेंड कर सकते हैं? प्रोटेस्ट में एक बात ये कि प्रोटेस्ट इज मेंट टू डिसरप्ट नॉर्मल लाइफ, और वो हो जाता है नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट। आप हर चीज से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन वो बोलने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। बातें भी तो क्या हम उनको देशद्रोही कहेंगे? मैं नहीं कहूंगी उनको देशद्रोही। क्योंकि उनको मुसलमान लड़के क्यों पसंद है? कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता। तो शर्म नहीं आती है उनको ये कहने में। और कश्मीर पे बोले तो आरफा आप बताएं। वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? वो तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। गोरख पांडे ने एक ज़माने पहले ये बात कही थी और मुझे लगता है कि आज के भारत में 2026 में बिल्कुल यही माहौल, यही तस्वीर, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे सामने एक नक्शा खिंच गया है कि लोगों को डराते हैं वो क्योंकि वो डरते हैं। और वो का मतलब भारत की सरकार, वो का मतलब नरेंद्र मोदी, वो का मतलब अमित शाह। जी हाँ, वो सबसे ताकतवर लोग जिनके ऊपर जिम्मा है इस देश पर शासन करने का। वो न सिर्फ कि उन लोगों को डराते हैं जो गरीब हैं, जो उनसे डरना बंद ना कर दें, बल्कि वो लोग भी जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। आज मेरे साथ इस खास पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, भारत के उन लोगों में से एक जिन्होंने न सिर्फ कि भारत के जो गरीब और सबसे गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने की कोशिश की, बल्कि ये भी बताया पिछले 12 साल में कि हमारे देश में जो राजनीति हो रही है उसको किस तरीके से देखा जाए। एक तरह से भारत की कम पढ़ी लिखी जनता को, भारत की गरीब ग्रामीण भारत की जनता को एक चश्मा दिया जिससे वो साफ तरीके से देख सकें भारत की राजनीति को। प्रोफेसर निवेदिता मेनन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिन से मैं आपको ट्रैक कर रही थी, किसी तरह आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो वैसे तो मुझे लगता है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है प्रोफेसर निवेदिता मेनन, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ JNU में एक ज़माने तक पढ़ाती रही और पिछले दिनों जब वो रिटायर हुई तो ये वीडियो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर।
इस तरह से भी जब कोई जाता है तो कभी किसी के आने को तो ज़रूर बहुत वेलकम किया जाता है, स्वागत होता है, लेकिन जब कोई जाता है तो भी नारे लगते हैं। आप ये देखिए, इस तरह से ये बताते ही ये बात कि उनकी जो विरासत है जेएनयू में, भारत की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें, और साथ साथ जो पूरा एकेडमिक हमारी दुनिया है उसके हिसाब से भी। निवेदिता मेनन जो हैं फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं, और साथ साथ एक आपकी और पहचान भी है। मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि ये पूरे हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना है ये एक नफ़रत का प्रोजेक्ट है और ये एक वायलेंट प्रोजेक्ट है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुश्मन तैयार किए जाएं और उन दुश्मनों को चेहरे भी दिए जाएं। वो जो दुश्मनों के चेहरे, उनमें से एक चेहरा हमारे सामने बैठा हुआ है। निवेदिता जी, आपको इस हद तक इन्होंने दुश्मन बनाने की कोशिश की कि उन्होंने करोड़ों रुपया लगाकर एक फिल्म आपके ऊपर बना दी और निवेदिता मेनन की जगह राधिका मेनन। ये देखिए आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर दर्शकों, आपने ये फिल्म भी शायद देखी होगी, कश्मीर फाइल्स के नाम से ये फिल्म है, और उम्मीद ये है कि हम और ज़्यादा इस फिल्म को शोहरत नहीं दे रहे होंगे। लेकिन जब आपको पता चला इस फिल्म के बारे में तो क्या आपका रिएक्शन था? मुझे सबसे मज़ेदार बात ये लगता है कि ये फिल्म, ऐसे बताया जाता है कि ये फिल्म मुझ पे है, लेकिन मुझ पे नहीं है। अच्छा। ये उनके ही नाइटमेयर्स के पे आधारित है। उनको लगता है कि टीचर ऐसे होंगे, उनको लगता है कि स्टूडेंट्स सोचने के काबिल नहीं हैं और उनके जो सारे सोच हैं वो टीचर उनके दिमाग में भर देते हैं। ये सब उनका नाइटमेयर है। वो समझते हैं कि टीचर ही ये सारा काम करते हैं, जबकि टीचर स्टूडेंट से सीखते हैं, टीचर सीखते हैं जवान पीढ़ी से। तो जब वो बार बार ये कहते हैं कि ये फिल्म मुझ पर है, वो एक्चुअली बिल्कुल एक मिथक पर है, कोई और कैरेक्टर पे है जिनको इन्होंने बनाया, जिनको इन्होंने रचाया, एक डिमोनिक फिगर जिसके बाल उन्होंने छोटे किए। और मुझे लगता है कि मैंने वो फिल्म नहीं देखा, मेरे पास फुर्सत नहीं है, बिल्कुल घटिया थर्ड रेट फिल्म्स देखने का वक्त नहीं है मेरे पास। आपको याद होगा कि जब ये फिल्म गोवा फिल्म फेस्टिवल में पेश हुआ तो वहाँ के क्रिटिक्स, जूरी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ये मतलब ये इतना घटिया प्रोपेगेंडा फिल्म है कि हम इसको जज भी नहीं करना चाहते। तो इस लेवल का फिल्म है ये। लेकिन टैक्स फ्री किया गया इस फिल्म को, और बाकायदा भारत की सरकार ने ये जिम्मेदारी ली कि भारत का हर नागरिक देख सके इसको। और इसके अलावा आप ये देखिए कि सरकारी छुट्टी कर दी गई कि बाकायदा प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई, पब्लिक स्क्रीनिंग हुई, प्राइवेट नहीं पब्लिक स्क्रीनिंग हुई इसकी गांव देहात में, और इंस्टीट्यूशंस में दिखा दिखा के मैंडेटरी किया गया। मतलब वर्किंग डे में फिल्म दिखा के मैंडेटरी था सारे मुलाजिम को, या जहाँ भी हो रहा था सारे स्टूडेंट्स को देखना, उनको मौजूद होना, उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करना। ये सब हुआ है इस फिल्म को लेके। लेकिन सो यू विल फाइंड कि जब ट्रोलिंग होता है मेरा, जैसे आपका भी, आप जानते हैं every person who speaks up against हिंदू राष्ट्र is trolled, और उनको 2 रुपए पर ट्वीट या 2 रुपए पर कमेंट मिलता होगा। जो अब तो महंगाई बढ़ गई है, 2.5-3 रुपए भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। मतलब उनको इस तरह अपना जीवन कमाना है। तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि ये जो महिला हैं, जो प्रोफेसर हैं, ये तो एंटी नेशनल है पूरी तरीके से, विदेशी ताकतों से ये प्रेरित हैं, काफ़ी अमीर भी आपको दिखाया गया है, पैसा वैसा आ रहा है, और आप ब्रेन वॉश कर रही हैं। मतलब आपका जो मिथक इन्होंने तैयार किया है वो ब्रेन वॉश कर रहा है स्टूडेंट्स को। आप ये सब नहीं करती हैं क्या? मुझे फॉरेन पैसे ढेर सारा मिलता होगा, मुझे नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या कहूँ, मैं नहीं करती। मैं ये कहने वाली थी कि ये जो ट्रोल हैं वो आप देखेंगे कि मैं कुछ भी कहूँ, कहीं भी कहूँ, कुछ 5-7 आ जाएंगे जो बॉट्स होंगे, जो शायद लोकेटेड इन ईस्ट यूरोप होंगे, या होंगे यहाँ 2-2.5 रुपए कमाने वाले। वो कहेंगे इफ़ यू वांट टू नो हर रियलिटी सी कश्मीर फाइल्स। जबकि बिल्कुल उल्टा है कि ये जो फिल्म है ये बिल्कुल अपने ही इमेजिनेशन पे रचित एक कैरेक्टर है। और कहीं भी यू विल सी, कहीं भी कि फिल्म मेकर जो हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं की है कि ये फिल्म इस प्रोफेसर पे आधारित है, क्योंकि फ़ौरन फिर उस पर डेफेमेशन का केस लग सकता है। लेकिन ये लोग दोनों गेम खेलते हैं ना। एक तरफ कहते हैं कि ये एक बहुत ही जनरल फिल्म है, और उनके ट्रोल आर्मी जो है
वो कहते जाएंगे कि निवेदिता मेनन पे आधारित है, लेकिन वो खुद नहीं कहेंगे। तो ये खुद कहीं नहीं कहते कि हमने इन पे बनाई है फिल्म। क्योंकि वो कहने पे डेफिनेशन हो जाएगा। मुझे एक शिकायत है, वो ये कि आप इतनी खूबसूरत हैं, मुझे लगता है कि जिन कैरेक्टर, जिन एक्ट्रेस को उन्होंने लिया है वो इंसाफ नहीं कर पा रही हैं। सिर्फ आपके जैसा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई और बेहतर एक्ट्रेस को लेना चाहिए। खूबसूरती तो उनमें लगता है जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं, तो जाहिर है कि हम एक दूसरे को खूबसूरत समझेंगे। और खूबसूरत वो है जो आप सोचती हैं, खूबसूरत वो है जो आप बोलती हैं। बिल्कुल, और उसमें जो दिखाया गया है वो उसमें कुछ भी खूबसूरती दूर तक नहीं है, तो नेचुरली हमें नहीं लगेगा कि। लेकिन प्रोफेसर निवेदिता मेनन, आप ऐसा क्या करती हैं, और आपने अपने जब छात्रों को पढ़ाया, और आपका क्या ऐसा पॉलिटिकल और सोशल आपका असर है जिसकी काट करने के लिए, यानी जो आप हैं असलियत में और आपका जो असर है उसकी काट करने के लिए इनको करोड़ों रुपए खर्च करके, न सिर्फ कि एक सरकारी जो फिल्म मेकर है उससे कहा जाता है कि फिल्म बनाए, और आपको एक सेंट्रल फिगर बनाया गया है, जेएनयू को भी और इसके अलावा आपको भी, और ये पूरी जो सियासत है उसके इर्द गिर्द, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द, ऐसा क्या आपको लगता है, क्या काटना चाहते हैं? आपका कौन सा ऐसा असर है जिसकी ये काट करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं एक चेहरा हूँ। आप पर भी फिल्में बनाई गई हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, और वो डरते हैं सोचने वाले लोगों से। वो डरते हैं, जैसे आपने पहले आपने जो शेर सुनाया कि गरीब बंदा डरना बंद कर देंगे। डरना कि लोग जब सोचने लगेंगे, तो ऐसा नहीं कि सोचना सिखाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, लेकिन क्लासरूम में हम जैसे टीचर, और मैं कभी अपने आप को नहीं मानती कि मैं एकलौती ऐसी टीचर हूँ, हज़ारों के तादाद में टीचर इस देश में हैं और दुनिया भर में हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा, लाखों टीचर हैं जो कि चाहते हैं कि क्लासरूम में सवाल जवाब हो, क्लासरूम में हर तरह का ओपिनियन हो। अगर आप एक टॉपिक सिखा रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं सिखाएंगे, आप तरह तरह के व्यू पॉइंट सिखाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल सावरकर की का टेक्स्ट जो है एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, तो इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, 2014 से पहले भी, क्योंकि ही इज़ अ थिंकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अम्बेडकर पढ़ाऊंगी, और सावरकर पे जो बेहतरीन स्कॉलरशिप है वो उनसे आया है जो कि सावरकर के आइडियाज़ के साथ वाकिफ़ नहीं है, मतलब वो अग्री नहीं करते उनके व्यूज़ के साथ। तो मुझे मैं समझ रही हूँ कि वो, मेरी समझ में हम जैसे टीचर, और ज़्यादातर टीचर ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स को ये सिखाते नहीं है, लेकिन वो स्पेस देते हैं जिसमें वो हम पे भी सवाल उठा सकते हैं। तो सवाल उठाना जो है उसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक क्लासरूम में सवाल पूछना, और सवाल पूछने पे किसी को कतराना नहीं है। और अगर उन्होंने आखिर में क्लास में जो आंसर जो लिखते हैं, उस आंसर में आपकी राय वो नहीं दोहराते, आपकी राय से वो असहमत हैं, तो भी उनको, अगर उन्होंने अच्छी तरह से लिखा हो और सारी चीज़ें पढ़ी हो, तो उनको अच्छा ग्रेड मिलता है। ऐसा भी हुआ पिछले 12 साल में जब आप पढ़ा रही थी? 12 साल नहीं, अच्छा पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी काल। हमें अलग अलग काल खंडों में इस देश को देखना पड़ेगा। काल के साथ तो अमृत काल में जब आप पढ़ा रही थी, तो ये बताइए कि ऐसा भी होता था कि राइट विंग स्टूडेंट्स होते थे जेएनयू में और आपसे बहस करते थे? स्टूडेंट्स होते थे और सवाल, लेकिन मुझे नहीं पता ना, क्लास में जब बैठे हैं, मुझे उनके ऑर्गेनाइजेशनल या उनके संगठन, वो कौन से संगठन के साथ जुड़े हैं, ये मुझे नहीं पता। वो बैठे हैं तो हर क्लास में सवाल उठे हैं, जेंडर को, पैट्रियार्की को लेके सवाल उठे हैं। जब हम हिंदू राइट के बारे में बात करते थे उसको लेके सवाल उठे हैं। सवाल मतलब कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि सावरकर ने मतलब इस तरह से तर्क किया, तो वो अलग तरीके से वो सावरकर को पढ़ते हुए वो कहते थे फॉर एग्जांपल कि सावरकर चाहते थे कि एक राष्ट्र बने, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सब
जो यहाँ के हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक ही एक त्योहार मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम ये कहते हैं वो एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में। और मैं कहती थी कि होली नहीं मनाते हैं साउथ में, रक्षाबंधन नहीं है त्योहार साउथ में। तो वो इस तरह कह के एक काल्पनिक इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पे कभी कभी सवाल उठते थे कि आप कैसे कह सकते हैं कि होली नहीं मनाते, या आप कैसे कह सकते हैं कि सावरकर एंटी मुस्लिम हैं, जो भी है। तो हर चीज़ पे क्या एंटी, मतलब जो अगर कैपिटलिज्म की अगर मार्क्स पढ़ रहे हैं तो फिर मार्क्स को लेके लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को लगता था कि आप मार्क्स पढ़ा रहे हैं तो हम मतलब कांट भी पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल मतलब वो। तो आप ये कह रही हैं कि एक टीचर के तौर पर और एक छात्र के तौर पर सब कुछ पढ़ना चाहिए, उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए जिनसे आप असहमत हैं, उनसे भी पढ़ना चाहिए जो आप सहमत हैं। ये जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, सोचिए अगर कोई फैज की नज्म पढ़ दे कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तो पुलिस केसेस हो रहे हैं आजकल। स्कूलों में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इकबाल साहब का, उनका अगर अल्लामा इकबाल की आप नज़म पढ़ दें तो स्कूल बंद हो जाता है। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इन पर तो मैं ज़रूर बातचीत करूंगी। लेकिन फिर से वापस आती हूँ, एक जो दुश्मन की जो फिगर, तो ये शुरुआत हुई 12 साल पहले, आप जानती हैं कि दुश्मनों के चेहरे के तौर पर डेवलप किया गया कि किन किन लोगों से दुश्मनी की जाएगी या किन किन लोगों को देश का दुश्मन बनाया जाएगा और बताया जाएगा, जिनमें भारत के मुसलमान थे, भारत के ईसाई थे, कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट थे, इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, JNU था, और शायद हो सकता है एक दो और मैं भूल गई हूँ। वो पत्रकार थे जो सवाल पूछ रहे हैं, और जैसे आपने जिक्र किया कि एक फिल्म का कैरेक्टर तो मेरे ऊपर भी गढ़ा गया। और आज भी ये सोचिए कि एक वीडियो मैं अभी आपके साथ ये कर रही हूँ, आप यकीन जानिए इस वीडियो पे 1 दर्जन वीडियो बनाएंगे जो राइट विंग का पूरा यूनिवर्स है, और दर्जन शायद हो सकता है, मैं कम कह रही हूँ। इसमें छोटी छोटी बाइट्स हमारे पॉडकास्ट में काट कर और इस पे कार्यक्रम बनाए जाएंगे काउंटर करने के लिए। तो 12 साल बाद भी ये पूरा जो राइट विंग यूनिवर्स है, इनके पास अपनी ओरिजिनलिटी क्यों नहीं है? ये अपना ओरिजिन, अपने हीरोज क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि बहुत ही सतही आइडियोलॉजी है इनका, इनका विचारधारा जो है, मैं फिलॉसफी नहीं कहूँगी, इनका जो, और मैं अभी बात कर रही हूँ इस इकोसिस्टम का, ऑर्गेनाइजर और ऑफ इंडिया और इस तरह का जो उनका जो इकोसिस्टम है, बिल्कुल ही सतही। और मतलब उनका जो पेट्रियटिज्म है, उनका वो पेट्रियटिज्म नहीं है। मैं पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म में फ़र्क करूँगी। उनका नेशनलिज्म है, और नेशनलिज्म मैं बताऊंगी फ़र्क क्या है। लेकिन नेशनलिज्म जो है उनका, उसमें हमेशा, जैसे आपने कहा, एक दुश्मन की ज़रूरत है। तो आपने फैज़ की बात की और अल्लामा इकबाल की बात की, तो पाकिस्तान और मुसलमान हो गए इमीडिएटली, अच्छे से दुश्मन, अच्छे से, मतलब वो पहले से दुश्मन है, परफेक्ट एनिमी। और आप सोचिए कि नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म जो है वो प्यार से है। मैं इस देश से प्यार करती हूँ, और देश से नहीं, देश के लोगों से प्यार करती हूँ। देश में जो भी लोग हैं, जो भी प्रथाएं हैं, जो अगर कुप्रथा है, अगर वो उस तरह की प्रथा है जिससे कि किसी को नुकसान हो, उसके खिलाफ हूँ। लेकिन जो तरह तरह के अनगिनत प्रैक्टिसेस हैं, बिलीव्स हैं, या हमारा जो शहर है, AQI हो या ना हो, दिल्ली मेरे लिए मेरा घर है। AQI के बिना, इतने हाई AQI के बिना मेरा दम घुटता है। पहाड़ों में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हवा में कहाँ है, हवा में, मतलब वो नहीं है, वो वजन नहीं है जिसकी ज़रूरत है। तो हम, जैसे इन्होंने कहा, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शायद शेखर कपूर ने एक इंटरव्यू में पूछा था, उन्होंने पूछा था कि आप पाकिस्तान नहीं जाने की सोचा, आपने आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए? और उन्होंने कहा, अरे तौबा, हम बनारस छोड़ के जाएंगे? तो बनारस उनका घर है, बनारस उनका भारत है, उनका हिंदुस्तान है। तो ये पेट्रियटिज्म जो है वो प्यार पे आधारित है, मोहब्बत पे आधारित है। नेशनलिज्म जो है वो हमेशा मिलिटरिज्म, एनिमी, अटैक, इस पे आधारित है। अब आप सोचिए, पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म सिखाने के लिए, राष्ट्रवाद सिखाने के लिए बात हो रही थी ना कि मिलिट्री टैंक पेश किया जाए कैंपस में, मिलिट्री टैंक को लगाया जाए। JNU के कैंपस में बात हो रही थी, नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इससे नेशनलिज्म बढ़ेगा, ये बताया गया हमसे। या फिर अब आप देखेंगे, बहुत ही एक ख़तरनाक डेवलपमेंट किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी जनतंत्र में, कि यूनिवर्सिटी में सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को बुला रहे हैं स्टूडेंट्स को संबोधित करने के लिए, स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए। आर्मी अफसर, आला आर्मी अफसर यूनिवर्सिटी कैंपस में आके स्टूडेंट से बात कर रहे हैं।
ताकि स्टूडेंट्स में नेशनलिज्म बढ़े। तो अगर पूरा नेशनलिज्म जो है वो नफ़रत पे आधारित है, किन किन चीज़ों के साथ और उस नफ़रत से आप एक आग भड़काने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है कि इसमें क्या होगी सोच, है नहीं, उनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बताइए मुझे कि आपकी देशभक्ति और जो ये दक्षिणपंथी समूह हैं, इनकी देशभक्ति में क्या फ़र्क है? मान लेते हैं ये कहते हैं हमारी हज़ारों साल पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, जो हिंदू प्रतीक हैं वो हमारी विरासत है, हम उसको वापस लाना चाहते हैं, वंदे मातरम और इस तरह की चीज़ें, या मुग़लों से नफ़रत। चलिए हमने तो ये मान लिया कि इनकी देशभक्ति हमें पसंद नहीं है, आपकी देशभक्ति क्या है? मेरी देशभक्ति इस चीज़ पे आधारित है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जिसे मेरा देश कहती हूँ, जो कि प्योरली एक्सीडेंटल है, ये बात भी याद रखना ज़रूरी है, चुना तो नहीं था पैदा कि होना। जब आप कहते हैं कि मेरा देश सबसे महान है, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कहा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ जन्म लिया, मतलब ये है आपका कि मैंने जन्म लिया तो मेरा देश सबसे महान है, ये तो प्योरली एक्सीडेंटल है। लेकिन अब जन्म जब लिया है इस देश में, तो न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि ट्रैफिक लाइट में मुझे छोटे बच्चे मिले जो ठंड में ठिठुरते हुए भीख मांग रहे हैं। अगर ये देख के अगर आपका दिल नहीं पिघला, अगर आपको अपने आप पे शर्म नहीं आया कि मैं गाड़ी में हूँ और ये छोटे बच्चे ठिठुर रहे हैं ठंड में, इस तरह के सोच से बनता है, जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, इस तरह के अलग तरह के सोच जिसमें हम किसी का दर्द नहीं देख सकते। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि वाइप द टीयर फ्रॉम एवरी आई। हालांकि मैं गांधी भक्त उस तरह नहीं हूँ, मेरा क्रिटिक है गांधी का। गांधी जी से भी समस्या है गांधी, हाँ बिल्कुल। कैसे लोग हैं आप लोग? आपको गांधी जी से भी समस्या है? नहीं, उनको तो सबसे ज्यादा तो मुझे आपको नहीं होगी समस्या। उनके कैंप में मुझे शामिल करना चाहिए उनको, ये जो जिन्होंने मतलब उनकी हत्या की। और अगर वो अब कहते हैं कि और अब गांधी का नाम हटा के वो मनरेगा को ख़त्म करके जी राम जी नाम एक एक्रोनिम दिया है, तो हमारे पेट्रियटिज्म में प्यार है, मोहब्बत है। और ये प्यार और मोहब्बत जो है वो इस तरह है कि हम समझते हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो बहुत ही बड़ी असमानताएं हैं समाज में, उसको, जैसे मेरी देशभक्ति मैं कहूँगी कि मैंने B.R. अम्बेडकर से सीखा है, जिनके लिए सोशल जस्टिस सबसे ज़रूरत, मतलब उसकी ज़रूरत थी इस देश में। मतलब आपकी देशभक्ति के लिए पाकिस्तान से नफरत ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जब बहुत टेंशन चल रहे थे बहुत ज़्यादा, तब उस वक्त एक स्टेटमेंट निकला था जिसमें सरहद के दोनों तरफ के फेमिनिस्ट, सारे जेंडर के फेमिनिस्ट, लेकिन अपने आप को जो फेमिनिस्ट कहते थे, 2-3 हज़ार सिग्नेचर्स मिले उसको, उस स्टेटमेंट में 2-3 दिन में, कि ये नफ़रत रोकना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं, तो एक और चीज़, एक है नफ़रत मोहब्बत का फ़र्क, दूसरा है स्टेट्स और लोगों में फ़र्क, जनता और राष्ट्र में जो फ़र्क है। मतलब कि यानी आप लोगों से प्यार करती हैं लेकिन सरकार से प्यार नहीं करती? सरकार हो सकता है अलग अलग तरह के सरकार हो, लेकिन राज्य जो है वो उनके अपने कंपल्शंस होते हैं। लेकिन लोगों को अब आप देख रहे होंगे कुछ, कभी आप अगर कभी गई हो पाकिस्तान, मैं गई हूँ, मैं पाकिस्तान भी गई हूँ, मैं ऐसी क्या नफरत करने वाला देश है वो? हाँ, तो मैं मतलब बिल्कुल नफरत करने लायक ही हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार गई हूँ पाकिस्तान। कैसे लगे आपको वहाँ के लोग? वही, मतलब इंडिया का नाम सुनते ही इतना प्यार, इतना मोहब्बत, और लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि लड़ाई हो और दुश्मनी हो, लोग नहीं चाहते। ये पूरा राष्ट्र राज्य पे टिका है, और ये डर सरकारों में ही है, दोनों सरकारों में। वहाँ की भी पूरी पॉलिसी एंटी इंडिया है, बिल्कुल पॉलिसी ऊपर वही है। तो जो पेट्रियटिज्म है उसमें हम जनता और सरकार, जनता और राष्ट्र
में फ़र्क करते हैं और हम समझते हैं कि बॉर्डर कहीं भी हो, गरीब जो हैं वो गरीब हैं। और ये बॉर्डर भी काफ़ी नए हैं। ये बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर प्राचीन काल से नहीं है। बॉर्डर जो हैं वो बनते हैं ब्रिटिश के चलते। तो जब एक बार बॉर्डर हो जाता है और किसी ने क्रॉस किया, गाय भैंस को चराते हुए या जैसे श्रीलंका के जो फिशर फोक हैं और इंडिया के फिशर फोक, वो अक्सर क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे की और फिर समंदर में, और राज्य की जेल में बंद हो जाते हैं। बातें तो बहुत हैं आपसे करने के लिए, लेकिन वक्त इतना कम है और मैं चाहती हूँ कि हम हर सब्जेक्ट पे बात करें। और मैं देख रही हूँ आप पाकिस्तान भी गई हैं, अब इससे बड़ा और क्या इंटरनेशनल एक्ट होगा जो आप करेंगी। मैं कश्मीर पे भी बात करूँगी, खासकर हर क्लेम टू फेम इस फिल्म में। मैं कहूँगी इनके बायो में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिल्म मेकर ने यही सोचा कि जो कश्मीर पे वो बात करती हैं, कश्मीर पे मैं ज़रूर बात करूँगी। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कि ये डर का पूरा एक जो ब्रह्मांड बनाया हुआ है, मैंने शुरुआत इसी बात से कही कि वो डराते हैं चूंकि वो डरते हैं। आप ये देखिए, आजकल जो हमारे सेनाध्यक्ष रहे MM नरवणे जी, उनकी किताब को छपने की इजाज़त नहीं है। यानी आप सोचिए, एक इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस जो पेंगुइन है, उसने झूठ बोला, उसको डराया गया कि उसने झूठ बोला कि ये किताब, वही याद आ गया मुझे मोदी जी का वाक्य जो कहते हैं, ना यहाँ कोई घुसा था ना यहाँ कोई घुसा हुआ है। उसी तर्ज पर पेंगुइन कहता है, ना ये किताब कभी छपी थी ना ये किताब कभी छापी गई है। उसके बाद नरवणे जी खुद को ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट को भूल करके 2023 की याददाश्त, यानी अभी ये तो 1923 की बात नहीं है, 2023 की बात है। उसमें हमने देखा कि उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया था कि मेरी किताब को ऑर्डर कीजिए। उसके बाद अब ये कह रहे हैं पेंगुइन को कोट करते हुए कि यहाँ ये स्टेटस है मेरी किताब का। तो ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि पूरे तरीके से सवाल करने की इजाज़त नहीं है, रवि नायर पे उनको 1 साल के लिए सज़ा दे दी गई है गुजरात की एक कोर्ट ने, कन्विक्ट, उनको दोषी ठहरा दिया गया है। दूसरी बात, नरवणे जी यानी सेना अध्यक्ष पूर्व, वो अपनी किताब नहीं छपवा सकते हैं, किताब के हिस्से पढ़े नहीं जा सकते। भारत की संसद में राहुल गांधी को बैन कर दिया गया। इसके अलावा आप ये देखिए कि पूरा जो ये एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ये एक पूरी सीक्रेसी है एप्स्टीन के इर्द गिर्द, इस सबको आप, ये पूरा डर का जो ब्रह्मांड है, इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, जाहिर है कि जैसे आप कह रहे हैं, एक डर का पूरा ब्रह्मांड है जिससे कि लोग अपने आप को सेंसर करना सीख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी ना करते हुए उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिन्होंने सिर्फ बातें की और वो बातें भी बिल्कुल नॉन वायलेंट बातें थी, और वो चक्का जाम की बात कर रहे थे, जो कि अब कितनों ने समझाया है हमको कि चक्का जाम रोज़ की, मतलब ये वो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, बहुत ही इनकन्वीनियंट है ट्रैफिक के लिए, इनकन्वीनियंस से ही तो प्रोटेस्ट बनता है। तो जब उनको बेल नहीं मिला तो हम समझ सकते हैं कि कितना डर है और लोग कितना डरते होंगे। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ, कई महत्वपूर्ण चीज़ें समझना ज़रूरी है और शायद आप सही इंसान हैं इसको जानने के लिए। उमर खालिद और शर्जील इमाम, आपने दोनों का साथ में नाम लिया। लोग उमर खालिद की तो बात करते हैं कि उनका कोई ऐसी स्पीच नहीं थी, उन्होंने तो गांधी जी की शांति के बारे में बात की थी, गांधी जी के शांति के विचार के बारे में बात की थी। लेकिन शर्जील इमाम को लेकर मैं भी कन्फ्यूज रहती हूँ कि जो शर्जील का जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने चिकन नेक की जो बात की थी कि उसको काट देंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को, फिर इन्हें सबक सिखाएंगे, क्या आप उसको डिफेंड कर सकती हैं? देखिए, मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं उस उसूल को डिफेंड करने बैठी हूँ जहाँ कि लोग अपनी बात रख सकें, और उस बात, सिर्फ बात करने से, सिर्फ स्पीच से किसी को जेल में डालना गलत है। मैं इस उसूल पे खड़ी हूँ। मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं शर्जील इमाम ने सब जो कहा उसके साथ सहमत हूँ पूरी तरह, या उमर ने जो कहा वो मैं सहमत हूँ पूरी तरह। मैं ये देख रही हूँ कि सारे जो लोग थे उस वक्त CAA के प्रोटेस्ट में लगे हुए थे। CAA के प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने तरह तरह के तरीके अपनाए। अब शाहीन बाग जो है, जो बिल्कुल एक कल्चरल फेस्टिवल का रूप लिया, वहाँ भी ट्रैफिक बंद हुआ ना, हाँ, बिल्कुल पुलिस ने रोका, हाँ, बल्कि वो पुलिस ने रोका, बट इट वाज मेंट टू, वो प्रोटेस्ट क्या है जिससे कि आम जिंदगी चलते रहे। फिर वो प्रोटेस्ट क्या हुआ? प्रोटेस्ट से वो
और इस खासकर फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स इन दिस कंट्री वो बोल उठे और उनको समझ में आया, और हमें से मतलब हम जैसे नॉन मुस्लिम भी बहुत बड़ी तादादों में थे जो समझ रहे हैं कि ये मुसलमानों को डिसएनफ्रेंचाइज करने का एक स्टेप है, और वो हम देखते जा रहे हैं। अब यूपी में जो देख रहे हैं हम, वी कैन सी कि मुसलमानों को बिल्कुल बुरी तरह से कुचल के, अभी उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने कि कायदे से रहना सीखो इस देश में, ठीक है। तो इसी चीज़ को 2019 में बहुत साफ तरह से पीपल वर एक्सपेक्टिंग दिस। तो प्रोटेस्ट में एक बात ये कि प्रोटेस्ट इज मेंट टू डिसरप्ट नॉर्मल लाइफ, और वो हो जाता है नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट, और नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हो जाता है बाय द वे कांवड़ यात्रा से भी। और अब हर फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, मतलब अब हर फेस्टिवल में, हर हिंदू फेस्टिवल में, जो लोकल फेस्टिवल भी थे, उन सबको एक नेशनल कैरेक्टर दे के पब्लिक स्पेस को बिल्कुल कॉलोनाइज किया जा रहा है, पब्लिक रोड्स को कॉलोनाइज किया जा रहा है, पब्लिक स्पेस। करवा चौथ जो कि बिल्कुल ही डोमेस्टिक एक फेस्टिवल है, उसमें हमारे पूरे मार्केट में मेहंदी रचाने वाली औरतें मतलब पूरे सड़क को घेर लिया है, तो ट्रैफिक नहीं चल सकती। वो देशद्रोह नहीं है, वो देशद्रोह बल्कि कावड़ों पे तो फूल बरसा रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। तो नाउ माय पॉइंट इज कि तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि मैं इनके लेकिन आप सहमत नहीं है जो उन्होंने कहा शर्जील ने? आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू अच्छा। इट। मैं ये कह रही हूँ कि एक डेमोक्रेसी में तरह तरह की बातें होंगी, आप हर चीज से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन वो देशद्रोह है या नहीं जो उन्होंने लेकिन कहा? वो बोलने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। देशद्रोही बातें भी, देशद्रोही। अब बी.आर. अम्बेडकर जाके साइमन कमीशन से मिला है, जबकि हर कोई साइमन गो होम कर रहा था, गो बैक कर रहा था। बी.आर. अम्बेडकर साइमन से मिला है क्योंकि उनकी समझ में अपने समुदाय के लिए न्याय मिलने के लिए ब्रिटिश से अलग से बात करने की ज़रूरत थी। तो क्या हम उनको देशद्रोही कहेंगे? मैं नहीं कहूँगी उनको देशद्रोही। तो क्या हम और भगत सिंह तो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सो कॉल्ड टेररिस्ट। तो मैं ये कह रही हूँ कि वी शुड नॉट गेट इनटू मैं इससे सहमत हूँ तो इसको जेल में ना डालो, इससे नहीं सहमत हूँ इसको जेल में रखो। हम कई तरह तरह की ओपिनियन, लेकिन कहा ही जाएगा कि उनके बयान से हिंसा फैल सकती नहीं थी हुआ या देशद्रोही भावनाएं भड़क सकती थी। हिंसा हुई ना, नहीं हुई ना। हिंसा किसने किया? हिंसा जो किया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हिंसा हुआ, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। जर्नलिस्ट ने बहुत बारीकी से कितने ही रिपोर्ट निकाले हैं प्रिंट में और न्यूज़ लॉन्ड्री में और BBC में और अल जज़ीरा में, कि ये जो है आउटसाइडर्स यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदू राइट के, उन्होंने आके वायलेंस शुरू किया। अब कितने साल हुए? उसके 6 साल हो गए। इन 6 सालों में अभी इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट किया जिसमें देखा कि जो केस उनके सामने चले जाते हैं इन राइट्स को लेके, केस बाय केस ऑलमोस्ट 100% अक्विट हो रहे हैं और केस डिसमिस किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि पुलिस ट्यूटर कर रही है विटनेसेस को, या उनके पास कोई सबूत नहीं है। मतलब कोई भी केस अभी तक टिका नहीं है। इसीलिए उमर और अच्छा आप पूछ रहे हैं कि शर्जील के केस चलाए ना, चलाए केस। ये दिया जाता है कि उमर खालिद के तौर पर एक तरह से एक एग्जाम्पलीफाई करना कि देखिए, अगर आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और आपकी पहचान मुसलमान है तो हम आपको उमर खालिद बना देंगे, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल थे, इसके लिए उनकी सज़ा मिल रही है उनको। ऐसा हो सकता? आपने पढ़ाया उमर खालिद को? मैं उनको जानती हूँ ना, तो ऑफ कोर्स आई हैव रेड व्हाटएवर लिटिल ही हैज रिटन। मैं उनको जानती हूँ, वो स्टूडेंट थे हमारे यूनिवर्सिटी के, और ही इज़ अ स्कॉलर, ही इज़ अ यंग स्कॉलर। एंड आई फील कि बार बार मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें उसूल पे टिकते रहना चाहिए। आपने कहा एक एम्पायर ऑफ फियर, आपने ये बात इस चर्चा के शुरुआत में आपने कहा था एम्पायर ऑफ फियर। उस एम्पायर ऑफ फियर में हमें बार बार इस तरह के फिजूल के डिबेट्स में फंसाए जाते हैं। जहाँ उसूल की बात होनी चाहिए, यानी कि जनरल नरावने की मेमोर, उसमें हमें डिटेल्स में फंसाया जाएगा, पब्लिश हुआ नहीं हुआ। जहाँ अब यहाँ उमर और शर्जील की बात जब आती है, तब हम कहना चाहते हैं गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम। उमर गुड मुस्लिम है, शर्जील बैड मुस्लिम है। लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ ये, मतलब ये इस तरह दर्शाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है।
तो माय पॉइंट इज कि हमें उसूल पे टिके रहना चाहिए कि चाहे अगर वायलेंस किया हो किसी ने और आप वो सब साबित कर सकते हैं तो वो अलग बात है। किसी ने कुछ कहा और वैसे वो चिकन नेक ब्लॉक करना है, मतलब उसके पास वो क्या मैस लीडर हैं वो उसने मतलब कहा कि हम ब्लॉक करो तो अच्छा होगा, लेकिन उसके पास उस तरह 100 लोग भी नहीं आएंगे उसके नहीं कहने आएंगे से। ना। और चक्का जाम करना वो जैसे मैंने कहा वो तो बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक तरीका है। इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग। मैं आ जाती हूँ भारत के मुसलमानों पर। ये बहुत ज़रूरी है ये बात करना, क्योंकि जो डर का ब्रह्मांड बनाने की या फियर एम्पायर ऑफ फियर बनाने की हम बात कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये डराया जाता है। ये दुश्मन नंबर 1, आप तो बहुत नीचे आती हैं नहीं दुश्मन मैं तो दुश्मन नंबर 1 जो है वो भारत के मुसलमान हैं। आप मुझे बताइए कि 12 साल से कहा यह जाता है कि भाई देखिए मुसलमानों को क्या दुएम दर्जे के नागरिक हो गए, उनको तो राशन मिल रहा है, मोदी जी की तमाम जो स्कीमें हैं, जो उनकी आवास विकास योजना है उसमें देखिए घर बन रहे हैं उनके, मुसलमानों के कारोबार चल रहे हैं, सब तो जिंदा हैं, तंदुरुस्त हैं, ठीक है कुछ हज़ार कुछ लाख लोग जेल में होंगे, लेकिन क्या उनके साथ क्या गलत हो गया? मतलब ऐसा सवाल मैं जानती हूँ आप क्यों पूछ रही हैं, बट आई कैन ओनली लाफ, क्योंकि अगर 2026 में भारत में रहने वाला कोई भी ये सवाल पूछता है, कोई और पूछता, आप नहीं लेकिन कोई और मुझसे ये सवाल पूछता, तो मैं कहती कि मुझे बख्श दीजिए, आप अपने 2.5 रुपए लेके आगे बढ़िए। लेकिन आप पूछ रही हैं तो निवेदिता जी, ये एक मासूम सा सवाल आपको लगता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इसी तरह सोचते हैं। मुझे आज भी कहीं ट्रेन में, बस में लोग मिल जाते हैं जो अपने सुहाने सपने लेकर जी रहे हैं, उनको नहीं लगता कि इस देश में कुछ भी गलत हो रहा है या मुसलमानों के साथ भी कुछ गलत हो रहा है। नहीं, देखिए ये अलग बात है कि ज़्यादातर लोग जिनके पास कुछ है, मध्यम वर्ग के हैं, कुछ है उनके पास, वो नहीं चाहते कि कुछ उनकी जो बनी ज़िंदगी है उसमें कोई भी डिरेलमेंट हो। तो वो ये भी नहीं मानेंगे कि लोग गरीब हैं क्योंकि राज्य के पॉलिसी के चलते वो गरीब हैं। वो कहेंगे कि वो काम नहीं करते, भीख क्यों मांगते हैं, काम क्यों नहीं करते। मतलब ये तो गरीबी को वो नहीं मानते कि औरतें की पितृसत्ता नाम की कोई चीज़ है। कितनी खुश होती हैं लड़कियां शादी करके, माँ बनना इतनी अच्छी बात है, माँ बनने से बड़ा कोई स्वर्ग हो सकता है क्या। तो ऐसे ही लोग हैं ना जो हमारा समाज जो है वो जो चलता है, वो जो उसके पुर्जे हैं वगैरह, उनको चलाने में नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों का कोऑपरेशन है उसमें, और उनके बिना ये चलता भी नहीं है समाज। तो इसमें आप अब ऐड कीजिए मुसलमानों की बात, और वो वही कहेंगे कि ऐसा। तो एक तरह के लोग हैं इस संदर्भ में, ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि कुछ हुआ नहीं है ऐसा, ये तो नॉर्मल है। और दूसरे जो लोग हैं जो मानते हैं कि मुसलमान बहुत ही मतलब टेररिस्ट किस्म के लोग हैं, उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए, वो देखिए ये, वो देखिए वो। तो ये होता है, ये हेट्रेड ऐसे जो भी है। लोग हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो ये मानते हैं कि वाकई लव जिहाद होता है। वाकई और मैं लव लव जिहाद पे भी आने वाली थी, क्योंकि आप जेंडर में आपका काम रहा है कि आखिर इसकी पूरी पॉलिटिक्स क्या है, कि लव जिहाद करते हैं, वो लैंड जिहाद करते हैं, यूपीएससी जिहाद करते हैं, थूक जिहाद करते हैं। मेरे जैसे लोगों को कहा जाता है, मैं कहीं से भी सर से लेके पैर तक मैं मुस्लिम कपड़े भी नहीं पहनती हूँ, मेरा नाम मुसलमान है, अरबिक नाम है ये, लेकिन कहा जाता है कि मैं जिन्ना की सिस्टर हूँ और मैं भारत को एक शरिया आधारित देश बनाना चाहती हूँ। मैं यानी प्रो पाकिस्तान भी काफ़ी नहीं है, मैं अफगानिस्तान बनाना चाहती हूँ और मैं शरिया पर आधारित देश बनाना चाहती हूँ, और इसको पूरा हम एक तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको मोदी जी रोक रहे हैं। जो मुसलमान ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी एक रेजिस्टेंस की फोर्स हैं, वो प्रतिरोध की आवाज़ हैं। वो प्रधानमंत्री से पहले वो हिंदू संस्कृति सभ्यता को हज़ारों साल की बचा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में एक ही राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र है, जहाँ हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी इन जिहादी लोगों से जो हर तरह का जिहाद कर रहे हैं। नहीं, आपको मतलब हम सबको ये सुनना पड़ता है, और सिर्फ आपको नहीं ना, मतलब आप तो फिर भी ठहरी जर्नलिस्ट, जो कि इस दौर में जर्नलिस्ट पब्लिक एनिमी नंबर 1 शायद है ना। तो लेकिन ब्रिगेडियर सोफिया कुरैशी के साथ भी हुआ ना। इससे ज़्यादा नेशनलिस्ट मुस्लिम फिगर कौन हो सकती है,
जो कि पाकिस्तान को हराने की बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी और उसको टेररिस्ट का सिस्टर बताया गया। तो ये सिर्फ ये जो अंदर रहती थी बात, लोगों उनके मन में जो रहती थी बात, अब वो खुल के बोलने में किसी को कोई वो नहीं है, किसी को कोई हेजिटेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें इसमें, एक ये है कि जो साधारण लोग यूपी के भी जो हैं, जो फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी के फॉलोअर हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, वो ऐसा नहीं मानते। मान जो हैं वो नहीं मानते। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो, जैसे यहाँ के वर्किंग क्लास लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स को छोड़िए, फ्रेंड्स सब सेक्युलर और सिक्युलर और लिबटार्ड होंगे ही आपके दोस्त। तो हम जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो नहीं मानते। और तो एक पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो ओवरऑल माहौल बनाया जा रहा है कि यही नॉर्मलाइज्ड है, सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ये सही नहीं है। आप एक दो चीज़ों में देखेंगे, अगर आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन बात करना भी ऐसा नहीं कि लोग अब खुल के बात भी नहीं करते, वो पहले आपको टटोलेंगे कि आपकी क्या, आप कहाँ से क्या, फिर वो कहेंगे, वरना वो वही कहेंगे जो अभी चलेगा कि तो ये भी है कि आप जो सुन रहे हैं वो सच नहीं है नेसेसरीली, वो जरूरी नहीं है कि जानना वो चाहते हैं कि आपकी विचारधारा हाँ, तो क्या है। पहले वो वही सब कहेंगे जो आजकल चलता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा, अगर आप साउथ इंडिया को लें, 5 स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल, मतलब कुछ होंगे ऐसे लोग, लेकिन दिस इज़ नॉट अ नॉर्मलाइज्ड बिलीफ। तो दैट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। नहीं, लेकिन निवेदिता जी, ये तो काफ़ी लोग हो गए ना। मैं ये कह रही हूँ कि यही लोग जो ऐसा मानते हैं, ये तादाद उन लोगों की है जो ज़्यादातर उच्च जाति के लोग हैं, ज़्यादातर हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के वोटर्स हैं, यही लोग मीडिया में हैं, जुडिशरी में हैं, पुलिस में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, सरकार में है। तो ये सबसे ताकतवर समुदाय है। तो ये कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है करोड़ों दलित, मजदूर और आदिवासी नहीं मानते हों कि मुसलमान एंटी नेशनल है, लेकिन ये लोग जो भारत के दिमाग माने जाते हैं, तो यही है हिंदू राष्ट्र ना। तो यही मैं कह रही हूँ, राष्ट्र और जनता में फ़र्क। हिंदू राष्ट्र है, खासकर नॉर्थ इंडिया में हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी आया हुआ है, उसको एक डेमोक्रेसी का बहुत ही एक नकाब उस पर डाला गया है, लेकिन वो है नहीं डेमोक्रेसी एनी लॉन्गर, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। वी आर लिविंग इन हिंदू राष्ट्र। हिंदू तो राष्ट्र को कौन चलाता है? ये इस तरह के लोग ही जो आपने अभी कहा, जो ताकतवर लोग हैं। और जब एक क्रैक आ जाएगा इस सिस्टम में, कोई विसल ब्लोअर ईसीआई से कहे कि, मतलब ईसीआई से कोई निकल के आवाज़ उठाए कि हम जानते हैं कि किस तरह की मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं, किसी भी सर्विस से, रेवेन्यू सर्विस से कोई कहे कि ईडी जो कर रहा है हम जानते हैं कैसे करवाया जाता है, एक दो विसल ब्लोअर की बात है, एक भी दरार आए सिस्टम में ना, तो रैट्स विल लीव द सिंकिंग शिप। कोई इनके पास नहीं रहेगा। अभी सब डर के मारे हैं, लेकिन जैसे हिटलर की जब हार हुई, उसके बाद सब कहने में ये है कि हम तो रेजिस्टेंस में थे भाई, हम सारे अचानक सारा जर्मनी रेजिस्टेंस में था। आप कह रही हैं ये ताश के पत्तों की तरह टिका हुआ है ये हिंदू राष्ट्र का पूरी बिल्कुल। अभी वो ताश के पत्ते एक तरह के गोंद से चिपकाए हुए हैं, और गोंद है द कोअर्सिव apparatus ऑफ द स्टेट। हम जब पढ़ाते थे, जब हम पढ़ाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में कोअर्सिव apparatus ऑफ द स्टेट, इसका मतलब ये है पुलिस, एक तो हर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट में भी ये कोअर्सिव apparatus है, पुलिस की ज़रूरत है, आर्मी की ज़रूरत है, आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत है, ये है कोअर्सिव apparatus ऑफ द स्टेट। तो वो गोंद जो है वो कोअर्सिव apparatus ऑफ द स्टेट है। लेकिन अब क्या है कि कोअर्सिव apparatus ऑफ द स्टेट का दायरा बढ़ गया है। तो जैसे हमने कहा, हर संस्था इसमें अब शामिल है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट्स हो, अब सारे सिस्टम इसमें शामिल है। सिर्फ पुलिस और सेनाएं ही नहीं है, उससे आगे बढ़ चुके हैं। सेना अभी तक, लेकिन अभी आपने एक बात कही कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं। नहीं लगता है आपको? मुझे तो लगता है हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। तो अच्छा नहीं है ये राष्ट्र? मेरे लिए तो अच्छा नहीं, क्योंकि ये बात भी है कि ये जो आपने कहा ना, जो चलाते हैं इस राष्ट्र को, जो बिल्कुल पावर में हैं, वो सिर्फ मुसलमानों से नहीं नफरत करते ना,
वो करते हैं नफरत। जैसे आपने लव जिहाद की बात की, लव जिहाद का मतलब क्या है कि औरतें अपनी मर्जी से अपनी चुनिंदा मर्दों के साथ चले जा रहे हैं। अब ये चुनिंदा मर्द हो सकता है उनकी जाति का ना हो या उनके रिलीजन का ना हो, लेकिन वो मुसलमान को ही क्यों चुन रही हैं? नहीं, इसीलिए कि हिंदू राष्ट्र का एनिमी मुसलमान है, वो तो हम में अग्री में, वो तो हमने कह ही नहीं, दिया। इन लड़कियों को मुसलमान लड़के ही क्यों पसंद आते हाँ, हैं? ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मर्द क्यों नहीं कर सकते ये। हिंदू मर्द जाके ले आए मुसलमान औरतों को हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के, क्यों नहीं होता है आपसे? तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता, तो शर्म नहीं आती है उनको ये कहने में। मुझे हमेशा लगता है कि लव जिहाद वाला मामला ना एक बेबसी का प्रकट करना है, अपनी बेबसी प्रकट कर रहे हैं ये हिंदू मर्द कि हमसे नहीं होता है। और ये इतने मतलब होंगे इतने ही, फिर मुसलमान मर्द होंगे इतने ही डिजायरेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते हैं। ये पूरा हिंदू राष्ट्र का जो है वो हिंदुओं में डर पैदा करता है, तब जाके हिंदू खतरे में है वाला नारा उठता है, और फिर मोदी जी को वोट करता और है। फिर वोट मतलब। लेकिन मैं नहीं मानती कि वोट से कोई सरकार अभी टिकी हुई है, कई सालों से वोट से नहीं मैं टिकी इस पर हुई है। वापस आ जाती हूँ लव जिहाद पे, क्योंकि बाकायदा फिल्में इस पे बनाई गई हैं और ये भी बार बार कहा जाता है, ये इनकी जो ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना में तमाम जो इनके स्पीकर्स हैं उनमें बाकायदा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा था कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करें, जो हिंदू पुरुष हैं उनके लिए भी कहा। और इस तरह से माना जाता है कि भाई एक हिंदू मुस्लिम लड़का जो है वो सुरमा लगाकर पान खाता हुआ आता है, बड़ा हैंडसम लगता है, बाइक पे आता है और हिंदू लड़की का दिल चुरा के ले जाता है। लेकिन ये भी जो आपने कहा, इसकी काट ये है कि हिंदू लड़के ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी काट ये है सुरमा इज अवेलेबल टू सुरमा देम आल्सो और एक तावीज़ भी पहनना चाहिए वो उसको। कर लो। उसकी काट ये है क्योंकि जो मुस्लिम लड़के ये कर रहे हैं वो धर्म परिवर्तन का पूरा एक नेटवर्क है, जिसकी वजह से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं वो शादी के नाम पर, तो प्यार के इसका नाम। मतलब ये नहीं, है लेकिन ना, हिंदू लड़के ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए शादी नहीं हो रही। नहीं तो ये इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं कह रही थी कि वो सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करते, वो औरतों से भी नफरत करते हैं, जो कि सही पितृसत्तात्मक समाज की माँ बहनें बीवी नहीं बन सकती या नहीं बनना चाहती, आज़ाद ख्याल और आज़ाद ख्याल। तो उनको लगता है कि जो औरतें हैं जो फंस जाते हैं इसमें, इनका कोई दिमाग नहीं है, वो बिल्कुल मतलब मुर्गी बन के किसी के पीछे जा सकते हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है ना कोई कुछ है। मतलब यही है ना कि कोई भी सुरमा पहन के आए और आप उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए मुसलमान चला रहे हैं ये जिहाद, लव जिहाद में भी मतलब मान भी लेते हैं कि वो मतलब वो पूरा साजिश है और उनका ये है कि हम मुसलमानों की तादाद बढ़ाएंगे। इस पे मैं एक्चुअली एक बात और कहना चाहूँगी, लेकिन इसको ख़त्म करें पहले। तो तादाद बढ़ाएंगे इससे, अगर वो कर रहे हैं तो इस लव जिहाद का जो कैंपेन करते हैं उनकी समझ में हिंदू औरतें बिल्कुल बुद्धू हैं ना, वो बिल्कुल इतनी बेवकूफ़ हैं कि कोई भी आके सुरमा लगा के बाइक पे आए तो वो चली जाएंगी और शादी करेंगी। तो उनको क्या लगता है क्या है हिंदू औरत? आपकी हिंदुइज्म में क्या फिर खामी है कि हिंदू औरतें ऐसी बनी, इतनी बेवकूफ़ बनी? तो आपका तो फिर कुछ प्रॉब्लम है ना, आप अपने घर में झाँक के देखिए ना क्या समझाइए है? उन हिंदू हाँ, लड़कियों मतलब को। क्या हाँ। नहीं, सब तो समझाने वाली बात है, उनको फिर लॉकअप करना, फिर फ़ोन नहीं देना। तो लव जिहाद से औरतों पे काबू रखना, औरतों की आज़ाद ख्याल पे काबू रखना, तो वो भी एक एनिमी है इनके लिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हिंदुत्व के जो फोर्सेस हैं, हिंदू राष्ट्र के जो आइडियोलॉग्स हैं, उनको कन्वर्जन से इतना डर क्यों है? क्योंकि मैं ये मानूंगी कि एक डेमोक्रेसी में हमें कई सारी चीज़ें चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने लाइफ पार्टनर को चुनने की आज़ादी, अपना धर्म चुनने की भी आज़ादी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन करो तो इसको इतना डरावना क्यों मानते हैं? वो कहते हैं जबरन धर्म क्यों परिवर्तन। नहीं, वो कहते हैं जबरन, लेकिन वो कहते हैं बेसिकली हम जानते हैं कि इसका लॉजिक ये है कि वो समझते हैं और वो कहना चाहते हैं कि हिंदूज मेजॉरिटी में है, उनका पूरा पॉलिटिक्स जो है हिंदू मेजॉरिटी में है, इस पे टिका हुआ है।
अब अगर हम सवाल इस पे उठाना शुरू करें कि आप किसको हिंदू मानते हैं, मानते हैं आप दलित को हिंदू, मानते हैं आप और तो क्या होता है कि हिंदू वो कहते हैं मेजॉरिटी में है, लेकिन बार बार सनातन धर्म की बात क्यों आ रही है आजकल? सनातन धर्म तो ब्राह्मणिज्म है। तो जब MK स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, तो वो एंटी हिंदू नहीं, वो एंटी सनातन धर्म है। तो आजकल आप देखेंगे कि वो हिंदुइज्म भी नहीं कहते, वो कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म ब्राह्मणिज्म है। इसमें तो दलित आदिवासी नहीं कैसे हो सकते हैं? सनातन धर्म इज बेस्ड ऑन द वेदास, सनातन। तो ये जो है, ये इसको हिंदुइज्म कहना एक प्रॉब्लम है। और ये जो पॉलिटिक्स जो मेजॉरिटी के आधार या मेजॉरिटी का क्लेम पे चलता है, ये तो बिल्कुल ही बकवास है ना। 80% हिंदू हैं और हम जानते हैं कितने सालों से यहाँ ये तथाकथित मुस्लिम रूल था। ये जो मतलब तरह तरह के डायनेस्टीज को एक साथ मुस्लिम कहना गलत है, लेकिन थे मुस्लिम, वो मतलब एक दूसरे से लड़के ही फिर ये भी बने ना। कितनी दिलचस्प बात है। हाँ, हर एम्पायर डिफीटेड द प्रीवियस एम्पायर। ऐसा लगता है कि सब आपस में भाई बहन थे और सब बहुत प्यार से रहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस सब के बाद मुसलमान क्या अभी 11, 12, 13% है। अगर वो चाहते तो क्या 80% मुसलमान नहीं बन जाते? अगर वो जबरन कन्वर्जन होता था, तो हाउ डिड वी एंड अप एज विद मुस्लिम्स बीइंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दिस कंट्री? पार्टीशन के पहले ज़्यादा थे, अब कम है। एग्जैक्ट परसेंटेजेस में याद मुझे 13-14% होगा अभी। 14%। सो बार बार स्कॉलर्स ने हमें समझाया है कि अगर आप पॉपुलेशन रेट को देखेंगे, मुसलमान कभी इस देश में मेजॉरिटी नहीं बनेंगे। आखिरी 2 सवाल अब आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो बात होगी कश्मीर के बिना तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। मुझे बताइए कि कश्मीर पर बात करना इतना मुश्किल क्यों है? कश्मीर पर मैंने जब रिपोर्टिंग की है, आप ये सोचिए जिस स्तर की ट्रोलिंग सहने को मिलती है, जिस तरह के नाम नहीं ले सकती क्योंकि उनका नाम लेना गुनाह है, जिस तरह के फ़ोन्स मेरे पास आते हैं, उसके बाद मुझे धमकाते हुए, डराते हुए, कश्मीरी जो नागरिक हैं उनकी आवाज़ को सिर्फ लोगों तक पहुंचाने के नाम पर जब मैं कश्मीर गई हूँ तब एक ये पूरा डर का जो पूरा साम्राज्य है, ये डर का जो पूरा ब्रह्मांड तैयार किया गया है, ये साथ में रहता है। आप कश्मीर की एक्सपर्ट हैं, चर्चा कम से कम इस बात की है कि भाई कश्मीर पर आप जो भी बातचीत करती हैं, जब से आर्टिकल 370 हटा है, चलिए मान लेते हैं पुराने इतिहास फिर किसी और रोज़ बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, आप कश्मीर को कैसे देखती हैं अभी? मैं किसी चीज़ की एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहली बात ये कहूँ। मैं हर चीज़ की स्टूडेंट हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कि किस चीज़ को टैबू रखा जाता है, किस चीज़ पे बोलने की इजाज़त नहीं होती है। अगर कश्मीर वाकई एक खूबसूरत वादी जहाँ जनतंत्र बिल्कुल फ्लरिशिंग है, वो बहाल है और सब खुश हैं, तो फिर बोलने की क्यों पाबंदी होती? बोलने की पाबंदी क्यों है जब अगर सब कुछ ठीक था, अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ, मैं केरल के बारे में कुछ भी कह सकती हूँ, कोई नहीं रोकता आपको? कोई नहीं रोकता। और कश्मीर पे बोलें तो आरफा आप बताएं, तो फिल्म बनाई जाएगी और फिल्में बनाई जाएंगी, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो जाएंगी। तो इससे ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात ये कि अगर सब कुछ खुशहाल होता वहाँ तो बोलने की पाबंदी नहीं होती। बोलने की पाबंदी है तो मेरे दिमाग में सवाल उठते हैं और हर नागरिक के दिमाग में सवाल उठना चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं है कश्मीर में फिलहाल? आई डाउट पता ही नहीं है हो क्या रहा है, पता ही नहीं हो क्या हो रहा है। तो 370 के मैं सिर्फ जर्नलिस्ट का काम इस पे फॉलो करती हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। कश्मीर में गई नहीं हूँ, अब कई मतलब दर्शकों से नहीं गई हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के फ़ौरन बाद मैंने जर्नलिस्ट के स्टोरीज पढ़े जिसमें लिखा था कि फ़ौरन फर्स्ट थिंग विद इन अ फ्यू मंथ्स कई सारे ऐसे सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पास किए गए जो कि ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हॉल्ट करके रखा था। बहुत जल्दी 10-20 ऐसे प्रोजेक्ट पास हुए। इसका मतलब ये है कि कश्मीर पे जो काबू चाहती है ये जो रजीम है, वो सिर्फ मुसलमानों को काबू में रखने के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ के रिसोर्सेज को
अपने चुनिंदा और अपने सबसे प्यारे इंडस्ट्रियलिस्ट को देने के लिए। अब आपने रवि नायर की बात की, उन्होंने देशद्रोह की बात नहीं की, वो एंटी नेशनल बात उन्होंने नहीं की, सरकार के खिलाफ नहीं बोला। क्या किया उसने, क्या जुर्म है उसका? अडानी के बारे में लिखा और उसको 1 साल जेल। तो ऐसे चुनिंदा बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि कश्मीर पे उनका नज़र था। तो 370 के बाद मुझे ये तो पता है, इतना तो पता है कि बहुत ज़बरदस्त एंटी एनवायरमेंटलिस्ट, और ये डेवलपमेंट वाला शब्द अब हमें छोड़ना चाहिए। कोई विकास नहीं है, कोई विकसित नहीं है। कश्मीर का विकास बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि कश्मीर के लोगों में देशभक्ति की कमी हो रही है, तो उसने मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम से जोड़ना उन्हें बेहद ज़रूरी है। और क्या नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, लेकिन जब उनको मेडिकल सीट्स मिले तो कॉलेज ही को बंद किया। अभी जो हुआ जो जम्मू में, हाँ वो मतलब यही इमीडिएटली उस कॉलेज को ही बंद किया। तो अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मुख्य धारा का भाग बने, लेकिन और तो वो नहीं है ना, वो तो सिर्फ कहने की बात। अब बिल्कुल आखिरी आपसे बात मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि मुझे बताइए, अब 2026 में इस वक्त हम हैं, अब 3 साल और, लगभग 3 साल से कुछ ज़्यादा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को बचे हैं। आने वाला जो समय है उसमें वो लोग जिनको मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, उनमें ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी, लेकिन मैं मुसलमानों पे फोकस करना चाहती हूँ। वो इस वक्त जो इस पूरे जो डर का जो एम्पायर है इसमें जी रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं आप, किस तरह की राजनीति अब देखने को मिलेगी आगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी ही राजनीति देखने को मिलेगी, बुलडोज़र जस्टिस और वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, उनकी लाइवलीहुड पे। क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के शरीरों पे नहीं है ना हिंसा, उनकी लाइवलीहुड पे, उनकी जीवनी पे है। उनसे ख़रीदना नहीं है चीज़ें, उनको पूरे मंदिरों के वहाँ से हटाना है, फिशर फोक के ख़िलाफ़, मुस्लिम फिशर फोक के ख़िलाफ़। SIR में एक चीज़ देखने को मिला, हम एक पब्लिक हियरिंग में मौजूद थे जहाँ लोग कह रहे थे कि, और ये एक स्ट्रैटेजी है कि पहले so called unauthorized settlements जो झुग्गी वगैरह हैं, पहले उसको बुलडोज करना और फिर SIR चलाना, ताकि उनका पता, और वो ये ज़्यादातर खासकर यूपी में ये ज़्यादातर मुस्लिम नेबरहुड्स हैं। तो देयर इज़ नो डाउट दैट इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर मुस्लिम्स। लेकिन मैं हमेशा कोई न किसी चीज़ पे उम्मीद भी रखती हूँ, वरना मतलब हम आगे मतलब जी नहीं पाएंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि जो बहुत ही पीड़ित और बहुत ही गरीब हैं, वो हर धर्म के जो गरीब और पीड़ित हैं वो तो हैं ही, लेकिन उनमें भी, लेकिन एजुकेटेड जो हैं यंग मुस्लिम्स जो हैं, वो 2019 से उनकी आवाज़ अब बुलंद है। वो दे डोंट जस्ट टेक इट एनी मोर। अगर कोई ट्रेन में, अभी मैं किसी से बात कर रही थी, एक मुस्लिम एजुकेटेड फ्रेंड से, स्टाफ रूम में किसी ने इस तरह के सवाल करने लगे कि अच्छा आप लोग, वो मतलब वो आप जैसी लगते हैं, मुझ जैसे लगती हैं, लेकिन कि अच्छा आप में हिजाब पहनाया जाता है, ये वो, मतलब ये नई बात नहीं है, पहले से ये सुनना पड़ता है। अच्छा, या फिर सुनना पड़ता है कि अच्छा आप मुसलमान ही नहीं लगते, ये भी सुनना पड़ता है। तो द वे शी आंसर्ड, वो बता रही थी कि किस तरह की जवाब, और बाकी स्टाफ रूम में जो लोग बैठे थे वो भी फिर बोलने लगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब ना, आई थिंक द यंग मुस्लिम्स फील दैट वी डोंट हैव टू टेक दिस। सो आई कनेक्ट दिस टू द वे फेमिनिज्म वर्क्स। जो औरतें नारीवाद, जिनके पास नारीवाद नहीं आया था, वो सहते थे। एक बार नारीवादी सोच, थोड़ा सा कॉमन सेंस सा हो गया, नॉट मेनी वुमेन टेक दिस नॉनसेंस एनीमोर। कोई एक किसी औरत से कहे कि आप इस तरह से क्यों हैं, आप क्यों ये कर रही हैं, वो बिल्कुल बोल उठती हैं कि मैं करूँगी जो करना है, you know. So I think that stage has come, and it had come for Dalits, and it has now come for Muslims. असर्ट कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी के साथ असर्ट कर रहे हैं। उमर खालिद कब मुसलमान हुआ? वो हो गया है मुसलमान, तो ठीक है, उसको मुस्लिम कमरे में बंद कर दिया। हाँ, तो बट ही स्पीकिंग एज अ मुस्लिम, एंड ही हनी बाबू बिल्कुल
with no charges against him. He was in jail for so long. He was someone who never asserted his Muslim identity, but after being in jail, he said कि अल्लाह ने मुझे शक्ति दी. मुझे पहली बार जब पता चला कि हनी बाबू मुसलमान थे, जब तब उनका पता चला interview होगा हुआ, आपको, जी। कई लोगों को, क्योंकि नाम से नहीं पता चलता. So I think that is my hope कि लोग अब हर चीज़, और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ तो अब कई सारी आवाज़ें हैं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, but there's a kind of militant non-violent way in which now people are speaking up, especially Muslims, and just like औरतें भी फेमिनिज्म के चलते बोलना उन्होंने सीख लिया, वो आवाज़ अब मुसलमानों की भी है. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेनन, आप आई यहाँ स्टूडियो में और चर्चा में भाग लिया. शुक्रिया.